गुड मॉर्निंग। ये देखो मौसम बारिश होगी और ये है देखो करी पत्ता का अपडेट। मैं आपको बोल रही थी ना थोड़ी सी कोपलें आई हैं, इसमें बारिश हो रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम सभी अच्छे हैं। और ये वीडियो है संडे का। संडे में ऑलमोस्ट सुबह से ही मैंने शुरू किया था। संडे में किसी को जाना कहीं होता नहीं है तो ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं बनाते। यूजुअली हम लोग चाय उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टोस्ट वगैरह ले लेते हैं, बट ये मेनली चाय ही रहती है और उसके बाद फिर धीरे धीरे दिन प्रोग्रेस करता है एंड काम होते हैं। तो संडे को मेरा एक फ़िक्स्ड रूटीन है। मैं जो मेरा बेड है ना, इसको थोड़ा सा साफ़ करती हूँ। एज एन जो चादर है वो तो बदलती ही रहती है, जब दिल चाहे वो मैं बदल लेती हूँ। लेकिन जो मेरा मैट्रेस है ना, इसको मैं ज़रूर से संडे के दिन, मतलब संडे के संडे इसको क्लीन कर लेती हूँ। बस 5 मिनट लगती है और जो मैट्रेस है वो एकदम बढ़िया साफ़ हो जाता है। मुझे कुछ एक सब्सक्राइबर्स ने पूछा भी था कि मैट्रेस को कैसे अच्छा रखती हूँ मैं। तो ये जो मैट्रेस है ना, ये एक्चुअली प्रोटेक्टर के साथ आता है, मतलब इसके ऊपर एक कवर है। तो जब मुझे लगता है कि इस पर स्टेन्स हो गए हैं ज़्यादा तो मैं इसको धो डालती हूँ। और जो अंदर जो मैट्रेस की जो बॉडी है ना, एक्चुअली जो फोम वाली जो बॉडी रहती है उसको तो नहीं धोया जा सकता। तो उसको मैं ये जो मेरा बेड वैक्यूम क्लीनर है इससे साफ़ कर लेती हूँ। इसमें ना UV स्टेरिलाइजेशन मोड है और ये इसका सक्शन पावर बहुत अच्छा है, तो अच्छी तरह अंदर से पूरा डस्ट निकाल लेता है। तो हर संडे के संडे मैं साफ़ करती हूँ तो अब मेरा मैट्रेस साफ़ ही रहता है। ऑल्सो संडे को मेरा काम होता है, ये जो खिड़कियाँ हैं इसके, ये जो पैनल्स हैं ना, जो फ्रेम्स हैं, ये बहुत पतले पतले हैं। इसके अंदर मतलब उंगली से कपड़े से साफ़ करें तो भी साफ़ नहीं होता। तो मैंने इसी के लिए ये वाला जो नया मेरा वैक्यूम क्लीनर है ये मंगाया। वैसे तो ये वैक्यूम क्लीनर से सभी काम हो जाते हैं, फ्लोर क्लीनिंग ये वो सभी कुछ हो जाता है, बट कोई भी वैक्यूम क्लीनर, कोई भी टूल मेरे पास ऐसा नहीं था जिससे ये फ्रेम साफ़ हो जाए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा नैरो है। तो मैंने इसको देखा और मुझे ये अच्छा लगा और इसका सक्शन भी अच्छा है। तो अब मेरे घर के सारे फ्रेम्स चकाचक हैं, ये सारी धूल बड़ी ही आसानी से खींच लेता है। और बाहर है ना बारिश हो रही थी, ठंडा ठंडा हो गया एकदम से मौसम, वरना इतनी गर्मी हो रही थी। गर्मी तो खैर यहाँ पे पता है क्या हाल है, बारिश होती रहे तो अच्छा लगता है और बारिश जब रुक जाती है तो वापस से गर्मी बढ़ जाती है। बेसिकली गर्मी ही रहती है 12 महीने यहाँ पे। तो सेम वैक्यूम क्लीनर जो है ना, ये हैंड हेल्ड भी है और अपराइट भी हो जाता है। इसके साथ अलग से स्टिक आती है, तो वही स्टिक लगा करके मैं थोड़ा सा जो फ्लोर है वो भी क्लीन कर लूँगी। और अभी तो मैंने ये वाला बेड जो है साफ़ किया है। पहले तो मैं दोनों, मतलब बच्चे वाला भी और हमारा वाला भी दोनों ही साफ़ करती थी, बट अभी वो दोनों को थोड़ा थोड़ा मैं सिखा रही हूँ। संडे भी है, छुट्टी है उन लोगों की। तो अभी जो प्रोसेस मैंने यहाँ पे किया है, लाइक बेड बनाया है, वैक्यूम किया है, मैट्रेस को पैनल साफ़ किए हैं एंड फ्लोर क्लीन किया है, ये सारा ही प्रोसेस अभी सानवी खुशी अपने रूम में रिपीट कर लेंगी। बच्चे अब बड़े हो गए ना तो घर में ऐसे गंदगी वंदगी तो ज़्यादा नहीं होती, पर हाँ, हम तीनों के वजह से घर में यहाँ वहाँ बाल बहुत पड़े रहते हैं। और आपने देखा कितनी अच्छी तरह से सारे ही बाल उसने खींच लिए हैं वैक्यूम क्लीनर ने। बस फटाफट से अब मैं जाऊँगी दूसरा काम निपटाने। मैंने ये रूम बढ़िया कर दिया है, लाइट ऑफ करूँगी और सोच रही हूँ कि थोड़ा वक्त लगे तो ये वाले कपड़े धुलने लगा दूँ। बिजली कड़क रही है बहुत तेज़ और बारिश देखो आप, बारिश बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो गई है। वैसे तो सुबह से ही लग रहा था आज बारिश होगी, बट सी टू मच। और बिजली कड़क रही है जोर जोर से। बिजली कड़की। सुन रहे हो? वो वार्निंग दी हुई है, पता है? वार्निंग है? कैसे? वार्निंग मिली है 24 से 48 घंटे भारी से बहुत भारी बरसात। यार इतनी बारिश क्यों होने लगी है? और यार तुमने वो बिजली की आवाज सुनी? फरवरी में फिर से पानी का वाटर लेवल बढ़ गया, वो फिर से यार बहुत ज्यादा पानी देखो अभी से। अभी तो घंटा भर भी नहीं हुआ पानी भर गया है। अबे यार तो बहुत ज्यादा हो गया, देखो दिख भी नहीं रहा आपको सामने। बिजली की आवाज कितनी। और
और मेरा प्लान था कि मैं अभी टाइमली थोड़ा लंच वगैरह बना लूँगी, लेकिन इतनी तेज़ बिजली कड़क रही थी, ज़ोर से बारिश हो रही थी, तो मुझे थोड़ी सी टेंशन होगी कि लाइट ना चली जाए। हमारे यहाँ पे पावर ऑफ बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी पावर कट हो जाता है, थोड़ा सा इस तरह का वेदर होता है। तो संडे के लिए मैंने रखा था एक ब्रांड शूट भी, मतलब एक ब्रांड के लिए मुझे अर्जेंटली शूट करना था, उनको वाइट ही टॉप चाहिए था। तो मैंने सोचा कि लाइट वाइट चली गई तो मेरा सारा काम अटक जाएगा, कुकिंग तो मैं अंधेरे में भी कर लूँगी, तो ये काम मैं निपटा लेती हूँ। तो मेरे बाल मैंने अभी तक टाई कर रखे थे ना, तो थोड़े वेवी से हो रहे थे, तो आई थॉट कि ये जो मेरा वॉल्यूमाइज़र है इससे बालों को थोड़ा सा टचअप कर लेती हूँ। और अगर आपके बाल गीले हों तो ये हेयर ड्रायर की तरह भी काम करता है, बालों को थोड़ा स्टाइल करना हो तो भी ये अच्छा वॉल्यूम वगैरह आपके बालों को दे देता है। और सबसे अच्छा काम करता है ये, जो आपका क्राउन होता है ना, वहाँ पे हम जैसे जूड़ा बनाते हैं, चोटी बनाते हैं, तो एकदम फ्लैट से हो जाते हैं बाल। तो आपने देखा, मैंने अपने क्राउन सेक्शन के थोड़े से बाल लिए और उसको थोड़ा सा प्रोसेस कर लिया है, एंड एकदम से फ्रेश लुक आ जाता है। तो इससे ना बालों के एंड्स को अच्छे से आप कर्व कर सकते हो। और स्पेशली तो क्राउन के लिए हम फ़ैन, मेरे को जब भी ऐसे अर्जेंटली करना होता है ना, तो मैं अपना हेयर वॉल्यूमाइज़र लेती हूँ, क्राउन के हेयर को थोड़ा सा सेट करती हूँ और एकदम अच्छा फ्रेश लुक आ जाता है। और मैं तैयारी तो कर रही थी, बट मन में दुआ मना रही थी कि इलेक्ट्रिसिटी भगवान अभी रखना, अभी चली ना जाए, वरना मेरा सारा काम अटक जाएगा। तो फटाफट से ब्रांड का शूट किया। मेरे को है ना बाल खुले रखने की आदत नहीं है, मुझे इतनी गर्मी लगती है और फ़ैन भी ऑफ़ करना पड़ता है, नहीं तो फिर आवाज़ ठीक नहीं आती। तो मैं शूट तो कर रही थी, बट मेरा दिमाग यही रहता है कि गर्मी लग रही है, कब ये कंप्लीट हो जाए और मैं वापस से अपने बाल ऊपर को करके बांध लूँ। जैसे ही वीकेंड आता है ना, तो भले ही 70 काम रखे हों, लेकिन मन ऐसा हो जाता है कि चलो कुछ मज़ा करेंगे, वीकेंड आ गया है, कुछ अच्छा लगना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, कहीं घूम के आते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं, स्पेशली संडे मेरा कहाँ से शुरू होता है और कहाँ कुछ चला जाता है मुझे पता ही नहीं लगता, इतने सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं। बट मैं मेक श्योर करती हूँ कि थोड़ा सा कुछ अच्छा सा बना लिया जाए, तो उसी की बस मैं तैयारी कर रही थी। मैंने थोड़े से आलू छीले, तो यहाँ पर हस्बैंड पूछ रहे थे कि जूस पियोगी क्या, तो मैंने कहा कि हाँ नेकी और पूछ तो फिर फटाफट से जूस बनाने लगे। लाइक ये इतना इजी है इसमें जूस निकालना। तो हस्बैंड, बच्चे, जिसका भी दिल आता है 2-4 मौसमी काटी एंड फटाफट 10 मिनट में जूस निकल जाता है। एक बड़ी अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, जो 2 स्टेप में बनेगी। मतलब इसका जो ब्रेड है वो भी मैं खुद ही बना रही हूँ, और जो इसके अंदर पैटी जाएगी वो भी मैं घर पे ही बना रही हूँ। तो 2 स्टेप में बनेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन बनेगी बड़ी मज़ेदार, और इसको आप स्टोर भी कर सकते हो। तो वो भी टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने यहाँ पर है ना, मैं जो इसके प्रिसाइज मेजरमेंट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, आप चेक कर लेना, चाहे तो स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो, क्योंकि ये एक फेल प्रूफ रेसिपी है। और मैं बस आपको प्रोसीजर यहाँ बता देती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा पहले मैदा डाला था, मैदा मेरा ख़त्म ही हो रखा था, तो वो कुछ थोड़ा ही लाइक 1/4 कप जैसा ही निकला होगा। तो बाकी रिमेनिंग मैंने व्हीट फ्लावर डाल दिया। 200 ग्राम जैसा इसमें फ्लावर चाहिए होता है, तो मेजॉरिटी अराउंड 80-90% तो इसमें व्हीट फ्लावर था। देन उसका 50% चाहिए होता है सिमोलिना, तो मैंने वो डाल दिया है। और इसको आपको ना बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही सूजी डाल सकते हैं। मेरी तो सूजी वैसे भी बारीक वाली है, पर क्योंकि अभी ये फूलेगा, इसको अच्छा टाइम देंगे हम रेस्ट करने का, तो अच्छी हो जाती है। और इसके बाद फिर इसमें लूक वार्म वाटर जाएगा, मिल्क नहीं जाता है, वाटर से ही डो लगा लेंगे हम। एक तरह की ब्रेड है, तो इसलिए अलग से इसमें मिल्क डालने की ज़रूरत नहीं है। तो वो भी प्रिसाइसली डालना है, तो सारे इसलिए कह रही हूँ मैं, प्रिसाइज मेजरमेंट्स रख दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना। और
और जब ये ब्रेड वगैरह के लिए आप आटा लगाते हो तो उसमें बहुत मेहनत लगती है, कम से कम 7-10 मिनट इसको गूंदना पड़ता है। तो इसलिए मैं तो ट्रस्ट करती हूँ मेरे फूड प्रोसेसर को ही। वैसे तो मैं हर तरह का आटा इसी में लगा लेती हूँ, बहुत अच्छा ये काम करता है। अगर किसी दिन ये ख़राब हुआ और मुझे दूसरा ख़रीदने को मजबूरी आए ना तो भी मैं सेम ही ख़रीदूँगी। आई एम इतना हैप्पी विद दिस। फटाफट से आटा लग गया है मेरा ना, हाथ कट जाता है, जल जाता है, तो उन दिनों बड़ी दिक्कत आती थी पहले। लेकिन अभी एक्चुअली मेरी इंडेक्स फिंगर नहीं, मिडिल फिंगर राइट हैंड में ना अभी भी बर्न का मार्क है, आप गौर से देखें तो ये अब तो हील होने लगा है। लेकिन ऐसी ऐसी जगह जल जाता है ना, फिर आटा गूंदना तो टास्क हो जाता है। तो ये जो स्टैंड मिक्सर है ये मेरा आटा गूंदने में बड़ी हेल्प करता है। आटा गूंदना नहीं, नीडिंग भी इसमें अच्छी हो जाती है। तो मैं इसमें मतलब नीडिंग तो आटा ही गूंदना ही हो गया, पर इसमें ना विस्किंग अच्छी हो जाती है। तो आजकल जो घी होता है, मलाई में से घी निकालना, वो भी मैं इसी में कर लेती हूँ। बहुत ही ज़्यादा लाइक मेरा फेवरेट वाला ये टूल है मेरी किचन में। हस्बैंड को है ना थोड़ा सा नेक में, बैक में थोड़ा सा पेन हो रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि थोड़ा सा मेरे को मालिश कर देगी। तो मैंने कहा हाँ कर दूँगी। तो वो मुझे वहीं बता रहे थे कि कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ कहाँ मसाज करना है। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है फिर टी शर्ट उतार दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा उतार दो, नहीं तो फिर तेल वेल यहाँ वहाँ लग जाएगा। इट्स ओके, सब समझते हैं। तो बस थोड़ा सा उनकी मैं मसाज कर रही हूँ एंड लकीली उनको बाद में अच्छा भी लगा। तो वो आराम करने लगे हैं। थोड़ी सी गर्मी सी आ जाती है ना तो अच्छा लगता है। और मैंने सोचा यार भूख लगने लगी यहाँ पे, फटाफट से फिर मैंने तारी छौंक दी। हमारे तरफ ना यूपी तरफ तारी इज़ अ वेरी लव्ड आइटम, स्पेशली लंच टाइम में, या सारा दिन आपने ज़्यादा कुछ हैवी खा लिया है और डिनर में कुछ हल्का ही खाने का मन है तो भी तारी या खिचड़ी, इन दोनों में से ही एक ऑप्शन चुना जाता है। तो ये फट से बन जाता है, ईजी भी है, अच्छा भी लगता है। तो मैंने तारी छौंक दी है इसीलिए। और यहाँ मैं है ना सानवी खुशी के साथ बात कर रही थी, इतने में कुकर में सीटी आए, उसका प्रेशर निकले। तो मैं उन्हें बता रही थी कि एक टूल हम बनाते थे बचपन में, तो देवर लाइक कि मम्मा बनाओ। तो मैं बना ही रही थी, मेरा जो कैमरा था उसका जो स्टोरेज है वो फुल हो गई, तो मैं आपको दिखा नहीं पाई। बट उनके साथ है ना ऐसे सब काम करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो चलिए मैं सब चीज़ों से फ्री हो चुकी हूँ, लंच वंच सब हो चुका है। तो अभी जो रेसिपी है वो शुरू करते हैं। तो इसके लिए जो कच्चे आलू हैं मैंने छील करके काफ़ी देर से पानी में रखे हुए हैं, सो दैट ये ठंडे हो जाएँ, इनका टेम्परेचर कम हो जाए। इसके बाद भी इनको हमें चिल्ड तो करना ही है। मैं इनको ना ग्रेट कर रही हूँ, जो ग्रेटर है उसकी बिल्कुल मोटी वाली साइड से मैं इसको ग्रेट कर रही हूँ। बड़े बड़े से लच्छे निकालने हैं हमको। और याद है आपको लास्ट वीडियो या शायद लास्ट टू लास्ट वीडियो थी जब मैं आपको फ़र्क बता रही थी OTG, माइक्रोवेव एंड एयर फ्रायर। तो मैंने आपको बताया था कि एयर फ्रायर इज़ लाइक जीनी, ये सारे ही काम कर देता है। ये कन्वेक्शन ओवन के भी काम कर देता है, ये आपका जो माइक्रोवेव होता है उसका भी काम कर देता है। तो आज मैं आपको ये ब्रेड एयर फ्रायर में ही करके बताऊँगी कि कितने अच्छे रिज़ल्ट इससे मिल जाते हैं। तो ये जो डो था ना, ये कुछ 1.5-2 घंटे मैंने प्रूव कर लिया है वार्म प्लेस पे, और इसके बाद फिर इसको हल्के हाथों से नीड करेंगे। मैंने ये बिल्कुल ही सॉफ्ट लगाया है, जितना सॉफ्ट आप आटा लगाओगे उतना ही अच्छे आपके ब्रेड निकलेंगे। और व्हेन आई से ब्रेड का मतलब है कि पिज़्ज़ा वाला ब्रेड भी, आप ब्रेड लोफ जो बनाते हो वो भी, होल व्हीट वाला भी, मल्टीग्रेन वाला भी, पाव, लड़ी पाव या और भी दूसरे कोई भी, ये सब ब्रेड्स ही होते हैं। तो आपको जितने सॉफ्ट चाहिए उतना सॉफ्ट इनका आप आटा लगा कर तैयार कीजिएगा। तो मैंने ये जो है मेरा चॉपिंग बोर्ड, इसके ऊपर थोड़ा सा गेहूं का आटा फैला लिया है और इसको बिल्कुल हल्के हाथों से मैं रोल कर रही हूँ। रोल तो करना है पर ऐसा नहीं करना है कि इसके अंदर की सारी हवा ही पुफ हो जाए, बिल्कुल हल्के हाथों से इसको बढ़ा लीजिए। और उसके बाद इसमें से छोटी छोटी रोटियाँ जैसे निकालेंगे हम। तो रोटियाँ मैं बेल नहीं रही हूँ अलग अलग, मैं काटूँगी सारी एक ही साइज़ की। तो कुछ भी गिलास, कटोरी जिसका ब्लंट एजेस हो ना, उससे आप काट काट के जितने सर्कल निकले निकाल लीजिए। और जो बच जाएगा डो सर्कल निकालने के बाद, उसको वापस से इकट्ठा करके वापस से बेल करके इस तरह से आप और रोटियां निकाल लेना। और ये जो रोटियां जैसे आप बना रहे हैं ना, ये फिर से प्रूव होने जाएंगी। तो इसको, ये थोड़ा सा स्टिकी डो है ना, तो इसलिए पार्चमेंट पेपर लगाऊंगी मैं बेकिंग ट्रे के ऊपर, सो दैट ये वापस चिपक ना जाए। और इसके बाद इसको कम से कम हाफ एन आवर जैसा, मतलब मिनिमम मैं बोलूँ 20 मिनट तो करना ही करना, बट हाफ एन आवर जैसा वुड बी गुड। इसको सेकेंड प्रूफिंग के लिए रखेंगे। ब्रेड्स हमेशा सेकेंड प्रूफ के लिए जाते हैं। ब्रेड फिर वही हर तरह के ब्रेड जिसमें
इसमें डोनट्स भी इंक्लूडेड है। सेकंड प्रूफ करने से वो अपना शेप ले लेते हैं और उसके बाद फिर आप उन्हें प्रोसेस करें। रिमेनिंग को भी मैं इसी तरह से काट करके इसमें से रोटियां सी निकाल लूँगी। फर्स्ट बैच प्रूफ होने के लिए रख दिया, इसको भी प्रूफ होने के लिए रखूँगी। और जो एयर फ्रायर है ना, मैंने उसको प्री हीटिंग पे रख दिया है। जैसे अवन को प्री हीट करते हैं बिल्कुल उसी तरह से वो भी अभी प्री हीट हो रहा है। तो आपके पास पार्चमेंट पेपर हो तो पार्चमेंट पेपर लगा के कर देना, वरना इस तरह से थोड़ा सा आटा लगा करके इस तरह से भी आप इनको रख देना, तो ये चिपकेंगे नहीं। पर्पस वही है कि आटा बहुत सॉफ्ट है ना, तो कहीं ये चिपक ना जाए। और ये जो आलू थे वो मैंने अच्छी तरह धुल लिए हैं, चिल्ड वाटर में रखा हुआ था और वापस और ज़्यादा पानी से नहीं धोया है, बस उसी पानी से निचोड़ के निकाल लिए हैं, एकदम ड्राई बना लिए हैं। इसके अंदर कुछ एक इंग्रेडिएंट्स मैं ऐड करूँगी और इसकी है ना फिर पैटी बनाएंगे। और इंग्रेडिएंट एकदम ही बेसिक जाएंगे इसमें। काली मिर्ची का पाउडर जाएगा, आप चाहे तो वाइट पेपर पाउडर भी डाल सकते हो। साथ में जाएगा अनियन का पाउडर। गार्लिक का टेस्ट पसंद आता हो तो थोड़ा सा गार्लिक का पाउडर भी मिला सकते हो, मेरे पास वो है नहीं, वरना चुटकी भर मैं भी मिलाती। ऑल्सो इसमें स्वाद के हिसाब से नमक जाएगा और कॉर्नफ्लावर और मैदा का मिक्स जाता है। 70% कॉर्नफ्लावर एंड 30% मैदा। मैदा मेरा ख़त्म ही हो गया था तो मैंने फिर उसको डिची किया है, क्योंकि गेहूँ के आटे से ये हैवी हो जाएंगे, नहीं पकेंगे, फिर वो डो जैसा आएगा बीच में। तो इसलिए मैंने पूरा ही आज कॉर्न स्टार्च ले लिया है। आपके पास मैदा रहे तो 70-30 वाला रेशो रखिएगा। एंड देन बहुत ज़्यादा इसको डो मत कर देना, बस इतना कि जो आलू है वो बाइंड हो जाए। और अभी इसे रख दीजिएगा साइड में। ये एक्चुअली अनियन पाउडर का लंप निकला है तो इसको मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ। बेटा रियल गुड मिक्स आप देख सकते हो कि बस एक कोटिंग सी आई है पोटैटो के ऊपर, ऐसे कोई डो जैसा जैसे पकौड़े बनाते हैं ना वैसा मिक्स नहीं ये तैयार हुआ है। इसे साइड में रख दीजिए। तब तक जो डिप है उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो डिप मैं एकदम सिंपल वाली बना रही हूँ, जो मेरे पास इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं उसके हिसाब से। तो वेज मेयो लिया है मैंने, फ्लेवर नहीं है ये, आप चाहे तो फ्लेवर्ड मेयो ले सकते हो, जैसे कि गार्लिक मेयो, चाहे तो तंदूरी मेयो। फिर उस हिसाब से बाकी चीज़ें उसमें क्या मिलानी है वो आप देख लेना। मैंने इसमें स्वीट रेड चिली सॉस मिलाया है और रेगुलर रेड चिली सॉस मिलाया है। तो रेगुलर रेड चिली थोड़ा ज़्यादा गिर गया, ये वाला थोड़ा पतला आया है तो मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं लगा, तो थोड़ा स्पाइसी हो गया था, बट अच्छा लग रहा था। अच्छा हुआ यही ज़्यादा गिरा, क्योंकि स्पाइसी तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो अच्छा लगता है। देन मस्टर्ड मैंने मिलाया था, मस्टर्ड सॉस। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिला करके जो सॉस है वो तो हो गई है रेडी। तो जो एयर फ्रायर है ना वो मेरा प्री हीट हो चुका है और अभी तक जो हमारी ब्रेड थी वो भी प्रूव हो चुकी है। तो इट्स टाइम टू बेक। तो बेकिंग के लिए जो इसके अंदर इस एयर फ्रायर के अंदर ही ये 2 जाली वाली ट्रे आती हैं, इनके ऊपर मैंने पार्चमेंट पेपर लगा दिया, वरना जो ब्रेड है वो चिपक जाएगी जाली में। तो 6 थी ये वाली जो फर्स्ट बैच प्रूव किया था, यही रख रही हूँ अभी बेकिंग के लिए। तो पर ट्रे मैंने 3 लगा दिए। बहुत ज़्यादा नहीं फूलती, एज इन साइज़ इनका वैसे वाला फूलता है जैसे पूरी फूलती है, लेकिन कुकी जैसे फूलती है ना फैल जाती हैं, वैसी ये नहीं होंगी। तो दोनों ट्रे में मैंने इनफ स्पेसिंग करके लगा दिया है और अब इसको मैं रखूँगी एयर फ्राई होने। जो एयर फ्रायर है ना मेरा, इसमें कई सारे प्रीसेट मेन्यू हैं, तो आप चाहें तो मैनुअली टाइम एंड टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो और चाहें तो प्रीसेट मेन्यू में से आप कुछ भी चूज़ करते हो। दोनों को मैंने रैक करके लगा दिया है। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं अपने हिसाब से करती हूँ, देन आई थॉट कि नहीं, पिज़्ज़ा वाले मोड पे इसको बेक करती हूँ। तो पिज़्ज़ा वाला मोड जो है प्रीसेट मेन्यू में से मैंने सिलेक्ट कर लिया है, तो ये टाइम एंड टेम्परेचर अपने आप ले लेता है। तो बस मैंने इसको रख दिया है अभी बेक होने के लिए। अगर आप चाहें तो ये तवे पे भी बनाया जा सकता है, तो मैं एक बैच आपको तवे पे भी बना के दिखा देती हूँ, बट डिफरेंस क्या रहेगा वो एंड में आप खुद ही नोटिस कर सकते हो। तो यहाँ पर इसको काफ़ी देर हो गई थी, 10-15 मिनट हो चुकी थी रेस्ट करते हुए, और ये ना पानी छोड़ता ही चला जाएगा जितना ज़्यादा रेस्ट कराएं, तो इसलिए मैं अब इसे और रेस्ट नहीं कराऊंगी। इसके छोटी छोटी टिक्कियाँ या हैश ब्राउन बना के मैं फ्राई करूँगी। ऑयल बहुत हॉट रखना, छोड़ते वक्त जब आप ये पैटीज़ छोड़ेंगे ऑयल में, तब ऑयल का जो गैस है वो मीडियम कर लेना, वरना उछल सकता है तेल। और एक बार सारी पैटीज़ आप इसमें छोड़ दें तो उसके बाद फिर फुल फ्लेम करके इसको दोनों तरफ से आपको पका लेना है।
तो ये देखो आप तवे वाली ब्रेड, ये सिक तो रही है लेकिन ये फूल नहीं रही है। कितनी फूलनी चाहिए वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये जो हमने 2 टियर में हम बेकिंग कर रहे हैं ना, तो जब भी आप 2 ट्रे लगाते हो एयर फ्रायर में या अवन में, तो इनको थोड़ा ऊपर नीचे करने की ज़रूरत होती है। मतलब मिडवे काम हो जाने के बाद जो नीचे की ट्रे है उसको ऊपर रखना और ऊपर की ट्रे को नीचे रखना ज़रूरी है, वरना ऊपर वाली ज़्यादा कलर ले लेती है। सी कितने अच्छे फूले हैं एयर फ्रायर वाले। इतनी अच्छी वो ब्रेड फूलनी चाहिए जो कि तवा पे वो वाला रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। तो ये सारे ही ब्रेड्स को भी फ्लिप कर लेंगे अपसाइड डाउन, और जो ऊपर की ट्रे है वो नीचे और नीचे की ट्रे को ऊपर रख देंगे। और इस एयर फ्रायर में ना 2 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। एक तो ये कि इसका जो ये मतलब सामने से आप देख रहे हो ना, इसमें कांच है तो डिस्प्ले एकदम क्लीन है। कैसा अंदर पक रहा है वो आप क्लियरली देख सकते हो। दूसरा इसमें ना लाइट आती है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी ये कितना ज़्यादा हेल्पफुल होता है आगे। यहाँ पर मेरे जो ये पैटीज़ कह लीजिए, हैश ब्राउन्स कह लीजिए, हो चुके हैं रेडी, अच्छे हो चुके हैं कुरकुरे। तो मैं इनको निकाल लूँगी। अब कलर तो कम्प्लीटली आपकी डिज़ायर है, आप थोड़ा डार्क रखें, थोड़ा लाइट रखें, अपने हिसाब से आप कुक कर लेना। बट ये कुक हो जाते हैं, ऐसा ज़्यादा टेंशन लेने की कि ये कुक होगा कि नहीं होगा, आलू कच्चा था तो नहीं, आराम से जब तक इसमें कलर आता है अच्छा कुक हो जाता है। सी कितने अच्छे मेरे ब्रेड जो हैं वो रेडी हो गए हैं, बढ़िया फूल फूल करके तैयार हो गए हैं। तो मैंने ये जो ट्रे है निकाल लिया बाहर। इसको आपको बटर नहीं लगाना होता, और ना ही बेकिंग से पहले इसमें कोई जो मिल्क वॉश, एग वॉश वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आटा बाद में बिल्कुल लास्ट में बच गया था तो उसके मैंने 2 बन जैसे बना देंगे। इसको मैं कब तक बेलती रहूँगी, और बेलने के बाद भी कितने भी मैं रोटियां काट लूँ लास्ट में तो थोड़ा आटा बचेगा ही ना। तो जो बच गया था उसके मैंने 2 बन जैसे कर दिए। और यहाँ पर सेकंड बैच भी हो चुका है फ्राई। ये मैंने रिलेटिवली कम थोड़ा सा फ्राई किया है। शेप मैंने मैकडी वाला ही देने की कोशिश की है, उनके भी थोड़े ओवल से रहते हैं ना, तो वैसा ही। पर ये खाने में बहुत अच्छे बने थे। चलिए इनको असेंबल कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब ये जो ब्रेड है इसको आप स्टोर कर सकते हो, ये कई दिन अच्छी रहती है, और चाहे तो इस तरह फ्रेश भी बेक करके खा सकते हो। अंदर से काट के मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी अच्छी सी जाली बनी है, कितने अच्छे ये बेक हुए हैं। सिरेटेड नाइफ है मेरा, नाइफ सेट का, उससे ही काट लिया है क्योंकि थोड़ा स्मूथ कट आ जाता है। इसके बाद एक तरफ लगाइएगा सॉस, थोड़ा सा सैलेड लगा दीजिएगा, और उसके बाद फिर पैटी रखिएगा। एंड सी कितने क्यूट ये स्लाइडर जैसे आपके बन हो गए हैं रेडी। ये बड़ा ही अच्छा आइटम है, मतलब कि ये ब्रेड बना लीजिए, ये टिक्कियाँ बना लीजिए, और उसके बाद जो सॉस है वो एक अलग छोटे जार में रख दीजिए। थोड़ी सी जो सैलेड वैलेड आपको खानी है वो अलग तरफ पैक कर दीजिए, और एक बहुत ही अच्छा पिकनिक का आइटम है, साथ में ले जाइए। बस वहीं पर काट के असेंबल करें एंड एन्जॉय। ये इतना टेस्टी लगता है ना, आई एम श्योर आप इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा अंडरस्टैंड भी कर पा रहे होंगे। बना के देखना, आपको अच्छा लगेगा। और इसके साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। मैं उम्मीद कर रही हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगी नई वीडियो के साथ। ये देखो ये बन भी हो गया रेडी। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टेक केयर, बाय बाय।